नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी सशक्त बहना उत्सव योजना के परिणाम भी गिनाए और महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों को पहचान भी मिल रही है, इसका भी जिक्र किया। महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का किस कदर फोकस है, इस बात को लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में शुरू की गई सशक्त बहना उत्सव योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। सीएम ने कहा है कि आज महिलाएं अपने हाथों से तैयार उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग के लिए नए बाजार तलाश रही हैं और उनके हस्त निर्मित उत्पादों को पहचान मिल रही है। उन्होंने महिला समूहों की आर्थिक मजबूती को सरकार की प्राथमिकता बताया है। चरम पर है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव योजना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल रही है। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। हाँ, तो मैं क्या कहूं आपसे, मतलब मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमारे वहां बाबा केदार के धाम में कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और मुझे लगता है जब मैं गया, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटी जगह भी गया, बड़ी जगह भी गया, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, हमारी बहनों ने जो उत्पाद बनाए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में अच्छे अच्छे होम स्टे चला रही हैं, अनेक प्रकार के अन्य काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रही हैं, आज सघन खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो वहीं बाजपुर के केलाखेड़ा में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी पूरे उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। जामा मस्जिद से शुरू हुए जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस निर्धारित मार्ग से होते हुए सरकड़ी चौराहे तक पहुंचा और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केलाखेड़ा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। थाना प्रभारी मनीष खत्री की देखरेख में पुलिस टीम ने जुलूस मार्ग पर निगरानी रखी और यातायात व्यवस्था भी संभाली। इस दौरान लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में ईद मिलादुन नबी के मौके पर विशाल जुलूस ए मोहम्मद निकाला गया, जिसमें कि जामा मस्जिद से शुरू हुए जुलूस में हजारों अकीदतमंद शामिल हुए और बच्चे, नौजवान, साथ ही बुजुर्ग हाथों में धार्मिक परचम और तिरंगा लेकर के जुलूस का हिस्सा बने। इस दौरान नातो सलाम के साथ अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया गया। जुलूस के दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे कार्यक्रम के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर आयोजकों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने आजादी के बाद से अब तक देश की रक्षा में शहीद हुए प्रदेश के 1845 वीर जवानों की स्मृति में उनके गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का फैसला लिया था। धामी कैबिनेट के इस फैसले का उद्देश्य शहीद सैनिकों के शौर्य, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखना है। और सरकार का कहना है कि इन मूर्तियों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी वीर जवानों की देशभक्ति और साहस से प्रेरणा मिलेगी। बाउल माना जाता है बहुत समय से। यहाँ पे पहले बोलते थे, उसे कहते थे कि कोई भी जो रोजगार चल रहा है, मनी ऑर्डर बाबा, मनी ऑर्डर बाबा मतलब कि मनी ऑर्डर आएगा और घर चलेगा। तो मनी ऑर्डर बाबा क्या होगा? सैनिक।
उत्तराखंड में सैनिकों को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। उत्तराखंड में जो सैनिक शहादत दे चुके हैं उनको ना भगवान की तरह माना जाता है, लेकिन सारे प्रयास जो है कई बार ना अटक जाते हैं जब कहीं भावना से सैनिकों के परिवार, सैनिकों की यूनिट्स, सैनिकों के क्षेत्र के लोग कोई प्रयास करते हैं और वो ना योजना ही रह जाती है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। इन सबको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं सैनिकों ने, उनको आइडेंटिफाई करा गया। देहरादून में अग्निवीर रोजगार सेल को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पूछा कि जब सैनिक कल्याण निगम और उपनल के जरिए पहले से पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है तो नए रोजगार सेल की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती खड़ी हो जाती है। कांग्रेस ने सरकार से युवाओं को गुमराह करने के बजाय अग्निवीर योजना को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। ये सब कुछ भी नहीं है, महज चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा फेंका गया एक शगुफा है युवाओं के लिए। सरकार अगर युवाओं की इतनी हितैषी होती और तो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार जिसको ला करके प्रदेश का, जिसे हम सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, हमारे युवाओं के भरोसे के साथ कुठाराघात करने का कार्य सरकार ने किया है। अग्निवीर रोजगार सेल ला करके आप पहली बात तो इसका जवाब दीजिए कि सैनिक कल्याण निगम जो है उसका क्या काम होगा, फिर उपनल जो है उसका क्या काम होगा, क्योंकि इन दोनों के ही माध्यम से जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको रोजगार देने का कार्य किया जाता है। तो ये कुछ नहीं है रोजगार सेल अग्निवीर, ये महज धोखा है। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन के मीडिया मोर्चे को मजबूत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद पार्टी ने 8 नए नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी। नई सूची में सबसे चर्चित नाम अनुकृति गुसाई का है और जिन्हें कोटद्वार से प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। अनुकृति गुसाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं। नई जिम्मेदारी पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और संगठन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की बात कही है। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता के रूप में। मैं सोचती हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैं बहुत स्पष्टता के साथ, तथ्यों के साथ अपनी सरकार की जो हमारी जन कल्याण नीतियाँ हैं या अपनी पार्टी की हमारी विचारधारा है और अपने उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को जनता के समक्ष रख पाऊंगी। और अपने आप में मैं सोचती हूँ कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है मेरे लिए और इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। देहरादून में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर के सियासत फिर गर्मा गई। महानगर कार्यकारिणी सदस्य अमनदीप सिंह बत्रा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बत्रा ने कहा कि कांग्रेस ने दंगा पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय दंगों से जुड़े हुए आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया। उन्होंने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का जिक्र करते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। बत्रा ने कहा कि 1984 की घटना हजारों परिवारों के दर्द और न्याय की उम्मीद से जुड़ी हुई है, इसलिए राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को कैसे हाथ नहीं होगी? जो एक सिख कम्युनिटी के ऊपर जिस प्रकार से 1984 में कांग्रेस का शासनकाल था, सभी को ज्ञात है, कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस के शासनकाल में ही 84 कांड हुआ। 1984 रियॉट जो सिख कम्युनिटी के साथ हुआ, हमारी फीलिंग्स को कैसे आहत नहीं होगी, सेंटिमेंट्स कैसे आहत नहीं होंगे? आप उसके मुख्य आरोपी को आप रोल मॉडल बता देते हैं। अरे आप खुद एमपी हैं, आप एक अपने प्रदेश देश को हमारी राज्यसभा में आप एक दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप एमपी होने के नाते किसी प्रत्येक कम्युनिटी के, मैं तो कहूंगा कि वो आपके सामने है कि किस प्रकार से गैंगस्टर एक्टिविटीज में उन्होंने जेल काटी। चमोली के देवाल विकास खंड का दूरस्थ हरमल गांव एक बार फिर संपर्क से कट चुका है।
सुयालकोट के पास भूस्खलन से देवाल खेता मोटर मार्ग पहले ही बंद है। वहीं अब गांव को जोड़ने वाला वैकल्पिक पैदल रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। रास्ता टूटने से ग्रामीणों की आवाजाही के साथ खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वैकल्पिक रास्ता तत्काल बहाल करने, बिजली और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। तो वही चमोली के नंदानगर स्थित सुतौल गांव में लगातार बारिश के बीच भूस्खलन और भू धसाव का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। गांव में करीब 15 परिवार प्रभावित हैं और कई मकानों में तेजी से दरारें पड़ रही हैं। घरों में बढ़ती दरारों से ग्रामीण दहशत में हैं। थराली विधायक भूपाल राम टमटा और जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने गांव का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों को जल्द सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने और जरूरी व्यवस्थाएं कराने का भरोसा दिया है। देहरादून में अग्निवीर रोजगार सेल को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में देश का पहला अग्निवीर रोजगार सेल बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का दावा यह है कि ये सेल 4 साल की सैन्य सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मदद करेगा। वहीं कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर योजना खत्म कर पुरानी भर्ती व्यवस्था बहाल करने का दावा किया। वीर योजना सेल का नाम दे रहे हैं आप, रोजगार देंगे कहां से, सवाल ये उठता है। और ये तो एक और मुझे लगता है कि अग्निवीर में योजना के तहत जो बच्चे सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए गए हैं उनके साथ एक और बहुत बड़ा धोखा करने की घोषणा जो है प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। वो बच्चा जो छोटी सी उम्र में जिसका सपना होता है कि वो देश की सेवा करेगा, वो देश की सेवा करने जाता है। जिस उम्र में बच्चों की नौकरियां लगती हैं उस उम्र में आप उसे रिटायर कर दे रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इस तरीके के जो सेल हम सुनते थे कि भाई जो है जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए कोई सेल है जो है सरकार के पास, और अब आप अग्निवीर रोजगार सेल लेके आ रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। चुनाव आने वाला है। तो देहरादून में रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पहले अपनी सरकारों में दिए गए रोजगार का हिसाब जनता को दे। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने गणेश गोदियाल के रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि हरीश रावत के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सरकारी रोजगार दिए गए। साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देने की बात भी कही है। कि गणेश गोदियाल ये बताएं कि उनकी जब सरकार तब उन्होंने कितनी नौकरी दी। हिमाचल में उन्होंने कहा था कि हम जो है इतनी नौकरी देंगे, इतने पैसे देंगे, वहां उन्होंने क्या कर लिया। केरल में वो सरकार में है, उन्होंने सरकार बनाई है, वहां वो क्या कर रहे हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार है, वहां उन्होंने कितनी नौकरियां दी। पहले गणेश गोदियाल वो हिसाब रखें, जहां जहां उनकी सरकार है वहां देना, तो जनता निश्चित तौर पर विश्वास करेगी। लेकिन जनता भली भांति जानती है जहां इनकी सरकार है, जो जो इन्होंने वादे किए एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसलिए गणेश गोदियाल की बात को कोई सीरियस नहीं लेता। सब समझते हैं कि जब इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलने का काम कर सकते हैं तो उनके चमचे तो यहाँ झूठ बोलने का काम कर ही सकते हैं। माननीय हरीश रावत जी का केवल जो मुख्यमंत्रित्व काल है वो 2 से 2.5 साल का है। कभी उनकी कॉलर बोन में चोट आई, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे, और कभी उनकी सरकार समय से पहले गिरा दी गई दल बदल की वजह से। लेकिन उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड जो सरकारी नौकरियों का है वो सबसे ज्यादा है। गोदियाल जी की बात पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर गोदियाल जी ने सोचा है कि वो जिस घर में सरकारी नौकर नहीं है या जिस घर में ब्रेड अर्नर नहीं है, चूल्हा चौका या कमाई करने वाला 2 जून की रोटी लाने वाला नहीं है, उसको वो रोजगार देंगे तो फिर उसके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। उत्तराखंड स्वीट से करीब 50 किलो कीड़े लगी हुई मिठाइयां मिली हैं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं कुलदीप गुप्ता स्वीट से करीब 80 किलो संदिग्ध मावा, 40 किलो बर्फी और 1.5 क्विंटल केक लॉज बरामद हुआ है।
टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए आगे भेज दिए हैं। मिलावटखोरों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। जिलाधिकारी उधम सिंह के निर्देशों और आयुक्त खाद्य सुरक्षा निर्देशों के तहत जनपद उधम सिंह नगर में दूध और दुग्ध पदार्थों पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके तहत आज टीम द्वारा जो है रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर में छापेमारी कार्रवाई की गई है और पनीर और दूध पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। 2 टीमें गठित की गई हैं जनपद में। एक टीम जो है रुद्रपुर कार्य कर रही है, एक टीम बाजपुर काशीपुर काम कर रही है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 2 पक्षों के बीच पथराव का मामला सामने आया है। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता अमित कुमार मुल्तानिया ने साझा किया है। उन्होंने पुलिस से मामले में संज्ञान लेने की अपील भी की। वहीं कनखल थाना प्रभारी डीएस रावत के मुताबिक विवाद बच्चों के बीच हुआ था और फिलहाल मौके पर स्थिति पूरी तरह शांत है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मगध साइबर गैंग का खुलासा किया और श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने नालंदा और नवादा से जुड़े हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 35 एटीएम और डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 17 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 37,500 रुपए नकद बरामद किए। शुरुआती जांच में खातों के जरिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा के संदिग्ध डिजिटल लेन देन के सुराग मिलने का दावा है। पुलिस अब डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों की जांच कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक सूचना मैनुअल प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग, एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें कि कुछ लोग हैं और वो साइबर फ्रॉड्स के केस में इन्वॉल्व है और लोगों के म्यूल अकाउंट्स, फर्जी अकाउंट खुलवा के और उसमें साइबर फ्रॉड्स का पैसा मंगवा रहे हैं। तो इस सूचना पर श्यामपुर थाने की पुलिस और CIU साइबर यूनिट इनको एक्टिवेट किया गया, इनको अरेस्ट किया गया। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि ये कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नवादा बिहार का है, चंद्रमणि कुमार नवादा बिहार का है और सन्नी और चंदन पांडे ये हरिद्वार के हैं। ये 5 लड़के अरेस्ट हुए और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये म्यूल अकाउंट्स खुलवाते हैं और लोगों से अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट का एक्सेस और उसमें जो रजिस्टर नंबर होता है वो सिम कार्ड वो ले लेते हैं और इसके एवज में 8,000 रुपए देते हैं। चंपावत की लोहा घाट में रोडवेज बस महज 5 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गई और जिससे कि 26 यात्री परेशान हो गए। लोहा घाट से बरेली जा रही बस का मानेश्वर के पास रेडिएटर लीक हो गया है और चालक ने बस सड़क किनारे खड़ी कर दी। दूसरी बस आने तक यात्री सड़क पर बैठ करके इंतजार करते नजर आए। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से मंजिल के लिए रवाना किया गया। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने बसों की खराब हालत को लेकर के नाराजगी जताई और लोहा घाट डिपो में नई बसें उपलब्ध कराने की मांग की है। इसका रेडिएटर लीक हो गया था तो ये लोहाघाट से बरेली जा रही थी साहब। इसमें 26 यात्री थे और इसका रेडिएटर लीक होने के कारण ये जा नहीं पाई। फिर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करी गई और उसमें सवारियां भेज दी गई हैं। अब मैकेनिक आ रहा है, उसकी ठीक करेगा, उसके बाद जाएंगे। दिक्कत तो बहुत दिक्कत होती साहब, हम लोगों को भी दिक्कत ही होती है। पुरानी हो चुकी हैं गाड़ियाँ तो रास्ते में खड़े होने वाला दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है साहब। हम तो क्या कर सकते हैं। बसों की मांगें रखी गई थी, नई बसें तो आ नहीं रही हैं। पुरानी बसों से चल रहा है फिर काम। बहुत दिक्कत है साहब, जितनी पुरानी गाड़ी हो जाएंगी वो तो दिक्कत ही करती हैं पहाड़ों में। फिर रेडिएटर में लीकेज की वजह से खड़ी हो गई है गाड़ी। 26 यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सामान था। फिर यात्रियों के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, जिस वजह से फिर लोहाघाट फ़ोन किया गया, जिससे दूसरी बस आई फिर और अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक उसमें बिठाया गया। ये हमारे लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी एक शर्म की बात है कि हमारी वाहनों की वजह से जो है निगम की छवि ख़राब हो रही है। तो यही है कि नए वाहनों की पूर्ति की जाए हर किसी डिपो में। परिवहन निगम में नए वाहनों की बहुत सख्त आवश्यकता है।
हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की पूरी वारदात आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला आश्रम की संपत्ति को लेकर के चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत भी दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के साथ दोनों पक्षों के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है। ये है कि हमने चेला बना दिया। अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सभी। और आता जाता वो हम लट्ठेतों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे, गद्दी विद्वानों की है तो विद्वानों को हमने बनाना है। लट्ठेतों से तो हमने ये आश्रम नहीं चलेगा। तो इस उद्देश्य से वो इस ईर्ष्या के बस उसकी तरह वो जिधर निकले उधर आंखें दिखाते, वो भोजन कर रहा था तो आंखें दिखा रहे थे। इसी बात पर थोड़ा बातचीत हुई तो हमने तो मना किया और लड़ाई झगड़ा करने लगे। ये है कि हमने चेला बना दिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नए भारत का